नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट मिल जाती है जो कि एक लड़की की शेप में होती है, और फिर लूजेंग आगे बढ़ता रहता है तो उसे एक और स्वॉर्ड स्पिरिट मिलती है जो कि उसके साइड अटैक करने लगी होती है, तो लूजेंग उसे हरा देता है। तो चैप्टर नंबर 51 की स्टार्टिंग होती है, लूजेंग आगे बढ़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड की ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो ट्रिपल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन की मेरे लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल रही, इससे मैं बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और मेरे को एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी मिल गई है, क्या मैं अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे डाल दूं? तो फिर लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है, जो ग्रीन ड्रैगन होता है बोल रहा होता है हाँ काफी, अब तुम यहाँ पे पहुंच गए, ये बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अगली स्वॉर्ड को नहीं हरा पाओगे चाहे तुम कुछ भी करो। तो उसके सामने एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है जो कि गोल्डन कलर की होती है और पता नहीं किस बंदे की होगी। तो लूजेंग बोलता हाँ, फिर लूजेंग बोलता हाँ मैं इस स्वॉर्ड के सामने नहीं जीत सकता हूँ। फिर लूजेंग आगे की तरफ देखता है, माउंटेन की तरफ, स्वॉर्ड माउंटेन की, और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है, और ड्रैगन होता है बच्चे क्या करने लगे हो? फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को वहां से फेंक देता है माउंटेन की तरफ, और उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो टॉप पे जाके लग जाती है माउंटेन की। ड्रैगन इसको देख रहा होता है और बोलता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के पास भी कुछ रूल्स होंगे, तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर तुम्हें पनिशमेंट मिली तो? उसकी स्वॉर्ड वहां पे लग जाती है और कुछ नहीं होता, तो ड्रैगन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता होता है क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये पॉसिबल कैसे है? फिर लूजेंग स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन से कनेक्ट हो जाता है और उससे ब्लू कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर जो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन होता है वो गायब होने लग पड़ता है। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन बोल रहा होता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी स्वॉर्ड को टॉप पे लगा दोगे स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन के, इस चीज ने मुझे बड़ा ज्यादा हैरान कर दिया है, अब तुम एडवांटेज ले सकते हो स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने ज्यादा टाइम के लिए बाहर रहूंगा, चलो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए दोबारा। फिर लूजेंग अपनी आईज ओपन कर देते, जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लूजेंग चलो फाइनली जाग तो गया। मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि इसने अपने स्वॉर्ड इंटेंट में कंप्लीट एनलाइटमेंट पा ली है और ये इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा मेडिटेट करते वक्त। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हुआ टाइमिंग तो अभी तक नहीं जागा है, वो तो इससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। फिर हुआ टाइमिंग से थंडर निकलने लग पड़ता है बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से। लूजेंग सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इसके जो स्वॉर्ड इंटेंट से थंडर की पावर कैसे रिलीज हो रही है? तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे थंडर तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ये जो थंडर है डायरेक्ट आसमान से आ रही है। तो डिस्पल्स होते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें लूजेंग से जो कि कंप्लीटली स्वॉर्ड इंटेंट से एनलाइटेंड हुआ है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे हुआ टाइमिंग ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर हुआ टाइमिंग आंखें खोल देता है और स्माइल करता है। लूजेंग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन ब्रदर टाइमिंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गिफ्ट मिला है हेवन से। हुआ टाइमिंग बोलते मैंने सारी पावर को यूज किया था जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था पहले, पर मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाया, तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे हार मान लूं, पर मैं थोड़ी सी और फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ लूजेंग। तो लूजेंग बोलता है कि अगर ब्रदर टाइमिंग मुझे चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगा, ये जो राउंड है यही राउंड होगा जो असली विनर को डिटरमाइन करेगा। तो जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि हुआ टाइमिंग क्या लूजेंग को मारेगा तो नहीं एक ही स्ट्राइक में? तो एक डिस्पल बोल रहा होता कि मैं पहले बैट कर रहा था कि लूजेंग जीतेगा, पर ऐसा लग रहा है मुझे अब कि अब हुआ टाइमिंग के पास ज्यादा पावर है। हुआ टाइमिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और उसको थंडर कवर कर रही होती है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, ये एक सुंदर लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई स्टेज के ऊपर? लूजेंग ने वेल एक्चुअली अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बुला लिया होता है। तो यूनिपी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो लड़की होती है जो कि मोयूजिन से हार गई होती है, वो भी देख रही होती है और बोल रही होती है कि लड़की कौन है। अब पैट्रियाज बोलते ये तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है, वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जिसने एक इंसान की रूप लिया हुआ है। पीटिया भी हैरान हो जाता है। मोयूजिन बोल रही थी कि सीनियर ब्रदर अब ये क्या सीन है, मुझे सेंस नहीं हो रहा कुछ भी, ये एक इंसान नहीं है। तो पीटिया बोलते क्योंकि ये एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। तो मोयूजिन गुस्से से बोलते स्वॉर्ड स्पिरिट, इसमें क्या खास बात है? हुआ टाइमिंग भी हैरान हो जाता है और बोलते कि मैंने सोचा था कि मैं एनलाइटेंड हुआ हूँ लाइटनिंग इंटेंट से, ये एक गिफ्ट है हेवंस का, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट को समन कर लोगे, और वो भी एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है। तो जो डिस्पल्स होते हैं पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते एक स्वॉर्ड स्पिरिट वो भी जो कि एक इंसान का रूप ले सकती है, वो भी लड़की का, पर जो एनलाइटेंड होने के लिए स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ 3 से 5 साल लगते हैं और कभी कभी तो 10 साल भी लगते हैं। लूजेंग इतनी फास्ट कैसे कर सकता है ये? तो वो टाइमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्वॉर्ड वॉशिंग पूल में गया था, उसको हाफ होली प्लेस भी बोल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लूजेंग तुम कहाँ गए थे और तुमने क्या देखा था? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ मेरे को। लूजेंग बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जहाँ पे गया था वो था स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वो टाइमिंग सोच रहा होता है कि स्लॉटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन। तो वो टाइमिंग बोलते लूजेंग तुम पहले बंदे जो मुझे फील कराते हो कि मैं तुम्हारी ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊं, तुम जितने स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग मैं बनना चाहता हूँ, तुम मुझे अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारी जितनी अचीवमेंट्स को नहीं पा पाऊंगा, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा तुमसे फाइट करने से, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। फिर वो बोलते लूजेंग को कि तैयार रहो। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है अपने थंडर से। वो टाइमिंग ने जो अटैक किया होता है उसका नाम होता है हेवनली पनिशमेंट, और लूजेंग के सामने बड़ी ज्यादा थंडर आ रही होती है। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड में मर्ज कर लेता है और रेड कलर का ओरा सराउंड कर देता है लूजेंग को। लूजेंग से एक डीमन का ओरा रिलीज हो रहा होता है और डिस्पल्स को लग रहा होता है कि लूजेंग एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक डिस्पल डर के मारे नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि लूजेंग तो एक डीमन में कन्वर्ट हो गया है, इतना ज्यादा मर्डरस की कैसे रिलीज कर सकता है लूजेंग? उसने क्या एक्सपीरियंस किया इस पावर को पाने के लिए, और ये कैसे हो सकता है? हमने इसको नोटिस क्यों नहीं किया पहले कि इसकी जो पावर
पावर है इतनी ज्यादा ड्रावनी हो जाएगी एकदम से ही। वो जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है एक्चुअली उसका ब्लड लस्ट होती है और उसकी पावर होती है ये डीमन वाली। लू ज़ेंग और हुआ टानमिंग के स्वॉर्ड का क्लैश जो होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और हुआ टानमिंग के साइड से गोल्डन कलर की थंडर आ रही होती है, लू ज़ेंग के साइड से रेड कलर की थंडर। वो दोनों अटैक एक दूसरे से क्लैश होते हैं बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से और फिर वो एकदम से रुक जाते हैं। हुआ टानमिंग अपनी स्वॉर्ड को वापस डाल के बोलता है कि मैं हारता हूँ। रेफरी भी सोच रहा होता है ये क्या हुआ अभी। फिर वो अनाउंस करता है हाँ ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग यहाँ पे जीता है। तो डिस्पल्स होते वो नाचने लग पड़ते ड्रिजल पीक के और बोलते हैं कि हाँ यस हम नंबर 1 है। इंस्ट्रक्टर वैन की आंखों में पानी आ जाता है। लू ज़ेंग एरेना से उतर आता है और जो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि लू ज़ेंग तुम तो बड़े ज्यादा अमेजिंग हो। लू ज़ेंग सोच रहा होता नहीं मैं अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, पीटी यानियाओ जो है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये खुद पीटी यानियाओ को भी नहीं पता मुझे लगता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है कि मो यूजिन वर्सेस पीटी यानियाओ। तो लू ज़ेंग सोच रहा होता कि बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा अगर मो यूजिन जो है वो पीटी यानियाओ को फोर्स कर देगी अपने ट्रू पोटेंशियल को निकालने के लिए। पर मो यूजिन लू ज़ेंग के प्लान पे पानी फेर देती है और बड़ी खुशी से बोलती है कि मैं यहाँ पे सरेंडर करती हूँ। फिर वो अरेना से उतर के लू ज़ेंग की तरफ जीप दिखा रही होती है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि बच्ची हर बार मेरे को ही तंग करती है। रेफरी बोलता है कि जो नेक्स्ट मैच है वो हुआ टानमिंग वर्सेस पीटी यानियाओ है। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मैं बड़ा ज्यादा लकी हूँ, हुआ टानमिंग शायद पीटी यानियाओ के खिलाफ जीत भी सकता है। पीटी यानियाओ बोल रहा था कि मैंने इस फाइट के लिए बड़ा ज्यादा इंतजार किया है। हुआ टानमिंग बोलता हाँ सेम मैं भी बड़ा ज्यादा वेट कर रहा था इस फाइट के लिए। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और पीटी यानियाओ की तरफ अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। वो पीटी यानियाओ की तरफ अटैक तो कर रहा होता है पर पीटी यानियाओ अपनी शील्ड को बुला लेता है जिसकी वजह से हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड का कुछ असर नहीं हो रहा होता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि पीटी यानियाओ की बॉडी तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऐसा लग रहा है ये तो लू ज़ेंग की बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था नहीं पीटी यानियाओ जो है वो अपनी पाम टेक्निक को यूज कर रहा है जिसका नाम है ग्रेट 1000 लीफ पाम। हमें लग रहा है ये अपने हाथ से ही हुआ टानमिंग की स्ट्राइक्स को हटा रहा है और रोक रहा है पर ये हर एक अपने हैंड मूव को बड़े ध्यान से रख रहा है। ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड को पीटी यानियाओ अपने हाथ से रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर हुआ टानमिंग उसकी तरफ स्लैश कर देता है पर पीटी यानियाओ अपनी उंगली से रोक देता है उस मूव को। फिर हुआ टानमिंग पीछे की तरफ कूद जाता है और पीटी यानियाओ अपने अटैक को करने लगा होता है अपने हैंड से उसकी तरफ और एक लेजर टाइप शूट करता है। हुआ टानमिंग उसे रोक लेता है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इन दोनों ने तो अपनी अभी असली फाइट स्टार्ट ही नहीं की है, ये तो ऐसे खेल रहे हैं आपस में। पर ये कैसे हो सकता है, इस पीटी यानियाओ के पास इतनी ज्यादा टेक्निक कैसे हैं जो कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड होती हैं। तो दूसरा डिस्पल बोलता हाँ यहाँ पे इतने ज्यादा बुद्धिस्ट टेंपल भी नहीं है ईस्टर्न प्रोविंसेस में और जो टियान चान टेंपल है बुद्धिस्ट का वो भी सेंट्रल प्रोविंसेस में है और जो टियानलोंग टेंपल है उनके सेक्ट है उनकी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हिस्ट्रीज है, वो बड़े ज्यादा पुराने हैं और मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि पीटी यानियाओ ने जो है वो टेक्निक सेंट्रल प्रोविंसेस से लर्न की होगी। फिर हुआ टानमिंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और अपना ऑरा रिलीज कर देता है। पीटी यानियाओ बोल रहा होता है कि अच्छा यहाँ से असली फाइट स्टार्ट होती है। फिर वो अपना मूव यूज करता है बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन। फिर वो अपनी गोल्डन बॉल्स को निकाल लेता है। हुआ टानमिंग सोच रहा होता है कि ये तो सेम मूव है जो उसने जीयून के खिलाफ यूज किया हुआ था, मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल अटैक यूज करना पड़ेगा जो कि इसके डिफेंसिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर वो उसकी तरफ अटैक कर देता है हेवनली स्वॉर्ड पोलराइजिंग लाइटनिंग स्वॉर्ड इंटेंट और एक बहुत बड़ा थंडर कट सांप टाइप उसकी तरफ जाता है पीटी यानियाओ की तरफ। पर पीटी यानियाओ अपनी गोल्डन बॉल्स को वही फिर चक्कर में कन्वर्ट करता है और उस सोरा को रोक लेता है। पीटी यानियाओ बोल रहा था कि तुम पावर ऑफ स्काई को नहीं रोक सकते इतनी आसानी से। फिर जो अटैक होता है वो बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से उन बॉल से क्रैश कर रहा होता है, वो बॉल टूटने लग पड़ती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ध्यान से देखो जो हुआ टानमिंग की स्वॉर्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ डिफेंसिव में रहना सही होता है पर हर टाइम सही नहीं होता ना, ऑफेंसिव में रहना भी कभी कभी फायदे में होता है। अगर ये गोल्डन सर्कल्स टूट जाएंगे तो पीटी यानियाओ भी हार जाएगा। फिर हुआ टानमिंग अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है, उन सभी बॉल्स को तोड़ देता है। फिर पीटी यानियाओ अपना अटैक यूज करता है आर्य अकलनाथा पाम और उसके पीछे एक गोड जैसा अपेयर हो जाता है। वेल वो आर्य अकलनाथा एक गोड है बुद्धिज्म में, इतना मुझे पता नहीं है। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो आर्य अकलनाथा है, पीटी यानियाओ कैसे बुला सकता है आर्य अकलनाथा को, क्या पीटी यानियाओ के पास खून है क्या आर्य अकलनाथा का। तो दूसरा डिस्पल बोल रहे होते कि जो बुद्धा होता है वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं होता है, उसके पास डिसेंडेंट कैसे हो सकते हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता क्या ये पीटी यानियाओ आर्य अकलनाथा का रीइंकार्नेशन होगा। दूसरा डिस्पल बोल रहा होता हाँ ये पॉसिबल है, वरना कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके पास इतनी ज्यादा बुद्धा से रिलेटेड टेक्निक्स हैं। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि अच्छा ये हैरानी की बात नहीं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आर्य अकलनाथा ही जो कि इंसानी रूप में है। अब मुझे नहीं लगता कि हुआ टानमिंग इससे जीत पाएगा। पीटी यानियाओ हंस रहा होता है और फिर अपने आर्य अकलनाथा जो उसके पीछे फॉर्म हुआ होता है उससे अटैक कराता है और एक बड़ा सा हाथ हुआ टानमिंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टानमिंग बोल रहा होता है तो अच्छा ये है पीटी यानियाओ की पूरी पावर। वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं हारूंगा, मैं इसे एक ही बार में एंड करूंगा, अगर मैं जीता तो मैं खुश होऊंगा और अगर मैं हारूंगा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। पूरे स्वॉर्ड ओरा को रिलीज करता है उस हैंड की तरफ। आर्य अकलनाथा का हैंड और उसके स्वॉर्ड इंटेंट से जो पावर रिलीज होती है उससे डिस्पल्स थोड़े से पागल हो जाते हैं और चिल्लाने लग पड़ते हैं क्योंकि उस अटैक की वजह से बड़ा खतरनाक साउंड रिलीज हुई होती है और उन्होंने अपने कान पकड़ लिए होते हैं। हुआ टानमिंग के मुंह से खून निकल रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा था कि हुआ टानमिंग यहाँ पे हारता है। पीटी यानियाओ की तरफ हुआ टानमिंग अभी बड़ा ज्यादा कमजोर है। हुआ टानमिंग ग्रीट करता है झुके पीटी यानियाओ को और बोलता है कि यहाँ पे मैं हारता
मारता हूँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 51 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। कलनाथा का एक रीइंकार्नेशन है जो कि आर्या कलनाथा एक गॉड है और हुआ टाइमिंग उससे हार जाता है। तो चैप्टर नंबर 52 की स्टार्टिंग होती है। पीटीआई ने बोल रहे होते कि तुमने मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में फोर्स कर दिया था, वो भी तुम एक स्काई रेलम के प्रैक्टिशनर हो, तुम ऐसे पहले हो, तुम्हें ऐसे बुरा फील नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन फ्यूचर तुम मुझे हरा दोगे। हुआ टाइमिंग बोल रहे होते एक जीत जीत होती है और एक हार हार होती है। मुझे पता है कि हमारे पास और भी चांसेस होंगे आगे फाइट करने के लिए। फिर पीटीआई ने अपना आर्या कलनाथा का जो फॉर्म होती है उसके पीछे उसको हटा देता है और सोच रहा होता है कि मेरे से हारने के बाद भी इसकी जो मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट है वो टूटी नहीं है, इसका जो माइंडसेट है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अरेना से उतराता है और लूजंग की तरफ देख के बोलता है मुझे 3 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक बार आर्या कलनाथा को यूज कर लूं तो मुझे 3 दिन चाहिए होते हैं उसको दोबारा यूज करने के लिए। तुम अभी फाइट करना चाहते हो कि तुम 3 दिन वेट करोगे? तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि और क्या चॉइसेस, अभी फाइट करना अच्छी बात होगी, अगर ये अभी फाइट करेगा तो जीत जाएगा। तो एक डिस्पल बोल रहे होते कि इस कंपटीशन में इतने टॉप पे पहुंचना भी बड़ी ज्यादा अच्छी बात है, वो भी जिस लेवल पे लूजंग की कल्टीवेशन है उस लेवल पे। अब मुझे लगता है कि जीतना और हारना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है हाँ लूजंग तो पक्का ही बाद में फाइट करेगा। लूजंग बोलता है ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी अगर मैं तुम्हें तुम्हारी फुल पावर में फाइट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए 3 दिन का वेट करूंगा। फिर पीटीआई नियाओ हंसता है और बोलता है ठीक है। जो रेफरी होता है वो भी अनाउंस कर देता है कि जो ग्रैंड फाइनल होगा वो 3 दिन में होगा, तो अभी के लिए चलते बनो यहाँ से। लूजंग ऊपर की तरफ जा रहा होता पैट्रियाज के पास और पैट्रियाज को ग्रीट करता है और बोलता है पैट्रियाज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी छोटी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम लुयान की बात कर रहे हो? लूजंग बोलता है हाँ मैं होप करता हूँ कि तुम उसे छोड़ दोगे, मैं उसकी जो पनिशमेंट है 1000 ईयर वाली उसके लिए मैं 100 मिलियन पॉइंट्स को देने के लिए तैयार हूँ, जो कि क्रिस्टल्स के हिसाब से 200 मिलियन क्रिस्टल्स हुए। तो पैट्रियाज बोलता है कि तुम इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कहाँ से लाओगे? लूजंग बोलता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि अगर मैं इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को ले आऊंगा तो मैं अपनी सिस्टर की फ्रीडम को पा सकता हूँ क्या? पैट्रियाज सोच रहा होता है, फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है ये क्रिस्टल्स का मैटर नहीं है, तुम चाहे जितने मर्जी क्रिस्टल दो तुम उससे नहीं छुड़ा सकते हो, जितनी बात तुमने सुनी है लुयान के बारे में वो बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बात है। पैट्रियाज खड़ा हो जाता है अपने थ्रोन से और बोलता है कि जो लुयान थी वो मेरी सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिसिपल थी, यून फैमिली के एल्डर सन के बारे में तो भूल ही जाओ, मैं उसके लिए उसकी पूरी एंटायर फैमिली को भी खत्म कर सकता था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लूजंग ये सुन के हैरान हो जाता है और पैट्रियाज फिर लंबी सांस लेता है और बोलता है कि तुम लुयान को प्यूगेटरी माउंटेन से नहीं ले जा सकते हो, पर अगर तुम सेलेस्टियल रेलम में पहुंच जाओगे और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो तुम शायद अपनी बहन को बचा सकते हो, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि तुम अभी भी बड़ी ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा वीक। लूजंग बोलता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते कि क्या सीक्रेट है इस पूरी सिचुएशन के पीछे? तो पैट्रियाज बोलता है कि जो लुयान है उसके पास एक बड़ी ज्यादा स्पेशल बॉडी है जिसका नाम होता है पर्पल पैसिव। जब ये कल्टीवेटर्स होते हैं पर्पल पैसिव बॉडी वाले, वो दूसरे रेलम में एंटर करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो दूसरे ओपोनेंट से बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लूजंग बोलता है कि पर्पल पैसिव बॉडी जो होती है वो ले सकते हैं दूसरे इंसान? तो पैट्रियाज बोलता है नहीं, हम पर्पल पैसिव बॉडी को नहीं ले सकते हैं, पर कुछ बंदे होते हैं जिनके पास स्किल होती है इनको लेने की। जो मिडिल डोमेन है, मिडिल रीजन है, वहाँ पे एक ओवरलोड है जो कि बड़ा ज्यादा पावरफुल है और वो क्रिएट करना चाहता है हेवंस डेविल एरे जो कि बहुत बड़ा है। उसके लिए 3 लड़कियां चाहिए जिनके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी और उनको गॉडलैंड स्टेट में पहुंचना पड़ेगा इसके लिए। लूजंग गुस्से से बोलता है फीमेल डेविल, क्या ये इविल आर्ट है कोई? फिर वो कंटिन्यू करता है पर लुयान तो अभी तक गॉडलैंड स्टेट में पहुंची नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलेस्टियल रेलम से ऊपर होता है गॉडलैंड स्टेट। तो पैट्रियाज बोलता है हाँ ये सही है, हम यही एक्सक्यूज मार रहे हैं हर बार कि उसकी कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं पहुंची है, इसलिए हमें उसे प्यूगेटरी माउंटेन में बंद करके रखा है। हम वैसे उसे सजा नहीं दे रहे प्यूगेटरी माउंटेन में उसे बंद करके, पर हम उससे बचा रहे हैं। लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को बचाना पड़ेगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लूजंग बोलता है तो मैं अपनी बहन को भी देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? तो पैट्रियाज बोलता है मैं तुम्हारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकता हूँ। तो जो एल्डर जू होता है वो एक पत्ते को अपने हाथ में लाता है और उसे बड़ा कर देता है और बोलता है कि लूजंग इसके ऊपर खड़े हो जाओ और मेरे साथ प्यूगेटरी माउंटेन में चलो। फिर एल्डर जू और लूजंग प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। लूजंग लुयान के बारे में सोच रहा होता है, वो प्यूगेटरी माउंटेन में पहुंच जाते हैं। एल्डर जू बोल रहे होते कि भाई बहन जो होते हैं वो खून से जुड़े होते हैं, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने गुस्से को टॉलरेट करना पड़ेगा जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो। तो लूजंग बोलता है हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हमें फिर लुयान दिखाई देती है वहीं पे पीक पे जहाँ पे वो बैठती थी हमेशा। उसकी जो की होती है वो बटरफ्लाईज में कन्वर्ट हो जाती है और उसको सराउंड करती है। वो उन बटरफ्लाई से लूजंग का फेस ड्रॉ करती है हवा में। वो बोल रही होती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ब्रदर कैसा होगा अभी, आज तो कंपटीशन का दिन था, मुझे तो ये भी डर है कि मेरा भाई क्वालिफाइड भी होगा क्या पार्टिसिपेट करने के लिए उस कंपटीशन में, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो अभी बहुत ज्यादा वीक है। पर ये पॉसिबल हो भी सकता है, चाहे वो एक छोटे से लो रैंक ड्रिजल पीक में क्यों ना हो। फिर लुयान को फीलिंग आती है कि लूजंग उसके आसपास है, फिर वो
ऊपर की तरफ देखती है तो उसे वो पत्ता दिखाई देता है। वो पत्ता जैसे लैंड होता है उसे लूजेंग दिखाई देता है और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो रोने वाली होती है। फिर वो लूजेंग की तरफ भागती है और गले लगा लेती है। भाई भाई बहन का प्यार। लूजेंग उसके सिर के ऊपर हाथ रख देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। लुयान रोने वाली होती है बट वो नहीं रोती है। वो बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम साथ में एल्डर जू को भी लाए हो, एल्डर जू भी तुम्हें पर्सनली यहाँ पे छोड़ने के लिए आया है। तो लूजेंग बोलता है हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था उस ऑल पीक कॉम्पिटिशन में। तो लुयान बोलती है कि तुम्हारी रैंकिंग क्या है। तो लूजेंग बोलता अभी रैंकिंग कंफर्म नहीं हुई है, सिर्फ एक और राउंड बचा हुआ है। लुयान सोचती है सिर्फ एक और राउंड। तो एल्डर जू पीछे से बोलता है कि हाँ जो बैटल होगी वो 3 दिन में होगी अब, क्योंकि फाइनल्स है इस कॉम्पिटिशन के। लुयान हैरान हो जाती है और बोलती है क्या फाइनल्स, पर भाई तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तो सिर्फ एक स्काई रेलम के सेकंड लेयर के कल्टीवेटर की है। तो लूजेंग बोलता हाँ। लुयान मान रही थी और बोल रही थी क्या, फिर बोलती हाँ मुझे पता मेरा भाई जो है वो बेस्ट है। लुयान बोलती कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ फाइनल्स को देखने के लिए, मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डर जू मना करने वाला होता है तो लूजेंग बोलता है कि हाँ वो जा सकती है ना एक मास्क को डाल के, वो प्यूगेटरी माउंटेन में इतने ज्यादा टाइम से है तो इसको चलने दो यार थोड़ा सा। तो लुयान भी बोलती है हाँ अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरा भाई कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज्यादा ग्रेट है। एल्डर जू बोलता है कि थोड़ी सी शांति दो मुझे, मैं एक सिर्फ एल्डर हूँ, मैं ऐसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ सभी से। चलो ठीक है तुम अपने आप को डिस्गाइज कर लेना, और ये सिर्फ एक ही बार होगा ऐसा। लुयान बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोलती है ठीक है। फिर फाइनल्स का डे स्टार्ट होता है। वहाँ पे एंट्री पे गार्ड्स खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई भी डिस्पल देख सकता है इस मैच को, पर मैच को देखने के लिए तुम्हें 1 पॉइंट देना पड़ेगा। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि बड़ा ज्यादा अच्छा है, हम जो इनर डिस्पल्स है वो इन पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं कंप्लीट करके मिशंस को, और इससे ज्यादा अच्छी बात है कि हम लूजेंग की फाइट को देख सकते हैं, तो ये वर्थ इट है। तो बाहर के बंदे भी आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम आउटसाइडर हुए तो क्या हुआ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ इस फाइट को। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्यूंगन सेक्ट में कौन पागल है जो इस आइडिया को लेके आया है पैसे को कमाने के लिए। तो फिर लुयान भी हमें दिखाई देती है जो कि मास्क पहन के खड़ी होती है और बोल रही होती है कि इतने ज्यादा बंदे आए मेरे भाई की फाइट को देखने के लिए। फिर लुयान एकदम से हंसने लग पड़ती है क्योंकि लूजेंग ने उसकी तरफ इशारा किया होता है। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग किसको ग्रीट कर रहा है। डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि लड़की कौन है, ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है, मुझे पता है कि अगर ये अपने मास्क को रिमूव कर देगी तो यहाँ पे जितने भी वो सभी अट्रैक्टेड हो जाएंगे इसके लिए। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि मास्क को हटाना ट्राई करना चाहते हो तो करो ला एक बार। तो दूसरा डिस्पल बोलते हैं कि ये जो लड़की है ये छुपती तो ठीक है पर मुझे लगता है कि ये तुमसे वीक नहीं है, तुम इसके मैच नहीं हो जरा भी। तो फिर हमें ब्लेड इंसेक्ट वाली लड़की भी दिखाई देती है, वो भी सोच रही होती है कि सुंदर लड़कियों की तो कमी नहीं है लूजेंग की जिंदगी में। डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लूजेन यहाँ पे जीत जाएगा। तो दूसरा डिस्पल भी बोलता है हाँ दूसरे मैचेस को देखा जाए तो लूजेन और हुआ टानमिंग जो है उनमें लूजेंग ने ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया था, और हुआ टानमिंग के साथ जो फाइट हुई थी उसमें भी लूजेंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ऊपर से लूजेंग जब भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पीटीएनिया और लूजेंग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पीटीएनिया बोल रहे थे कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने जो 3 दिन का रेस्ट मुझे दिया, वरना मुझे डर था कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता था। लूजेंग बोलते कि मैंने जीतने के लिए तुमसे फाइट करने की नहीं सोची थी, जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, मेरे जो फाइटिंग हर्ट है उसके लिए मैंने फाइट करने के लिए तुम्हें बोला जब तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हुआ टैनिन बोलता है अच्छा मैंने तुम जैसा एम्बिशियस बच्चा आज तक नहीं देखा। लूजेंग बोलता है बस करो, मुझे मैच किसी भी कीमत पे जीतना पड़ेगा। फिर लूजेंग वहां से आगे की तरफ आ रहा होता है पीटीएनिया की तरफ अटैक करने के लिए। पीटीएनिया अपने फिंगर्स को फोल्ड करता है और लूजेंग की तरफ लेजर शूट कर देता है, पर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड से उसे कट कर देता है। फिर लूजेंग अपनी पावर को यूज करता है और अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और पीटीएनिया की तरफ पंच करने लगा होता है। पीटीएनिया भी अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, पर लूजेंग की पावर से वो गोल्डन शील्ड भी टूट के पीछे की तरफ हो जाती है और पीटीएनिया भी पीछे की तरफ उठ जाता है गोल्डन बेल के साथ। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि ये ब्राइट स्क्रीन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों आज। तो वेल वो ब्राइट स्क्रीन इस बैरियर को बोल रहे थे जो कि डिस्पल्स को बचाते हैं अटैक वगैरह से। तो दूसरे डिस्पल बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंपटीशन है पीटीएनिया और लूजेंग के बीच में, तो ब्राइट स्किन को पावरफुल तो होना ही होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम सभी पीटीएनिया को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, देखो अब लूजेंग ने उसे एक ही पंच में गिरा दिया है, उसने अपनी सिर्फ नेचुरल पावर को यूज किया पीटीएनिया को पंच करने के लिए, तो क्या हुआ। पीटीएनिया ने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज भी नहीं किया है। जाओ भी बोल रहे थे कि तुम ऐसे फाइट करते रहो, आज तो मैं फुल अर्निंग करने वाला हूँ। जाओ बोल रहे थे कि मैंने सारा पैसा तुम्हारी वजह से कमाया लूजेंग, मैंने इस फाइट में बैट तो नहीं किया तुम्हारे ऊपर, पर फिर भी तुम्हें जीतना होगा। जाओ रुक जाता है और सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं शांति से नहीं रह सकता हूँ जब भी मैंने क्यूंगन सेक्ट को ज्वाइन किया जब से। फिर बोलता है क्विट एंगर, क्विट एरोगेंस, क्विट ग्रीड एंड क्विट लस्ट, मैं इन सभी को क्विट करता हूँ। फिर वो लूजेंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे, जो नेचुरल पावर होती है एक इंसान में वो लिमिटेड होती है, पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो सरपास करती है एक इनिशिएट सोल को। लूजेंग बोलता है इसका आंसर देना क्या जरूरी है।
पर मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता हूँ। पीटीआई बोलता है कि वो अब तुम्हारी इच्छा है, पर मैं भी अपनी पावर में बिलीव करता हूँ। फिर वो अपने ओरा को रिलीज करता है जो कि गोल्डन कलर का होता है और उसको सराउंड कर रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 52 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय। अपने ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करके पीटीआई नियाओ की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर पीटीआई नियाओ अपनी गोल्डन बेल को एक्टिवेट कर लेता है, पर लुजेंग के पंच से वो गोल्डन बेल भी टूट जाती है। पीटीआई नियाओ सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीटीआई नियाओ बोल रहा होता है कि तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना कोई नॉर्मल इंसान स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो इनिशिएट सोल को भी सरपास करती है। लुजेंग बोलता है कि मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता हूँ। तो फिर पीटीआई नियाओ अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करता है जो कि इसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो गोल्डन बॉडी है। तो वो अटेनविंग भी सोच रहा होता है कि पीटीआई नियाओ की अच्छा बेस्ट स्किल जो है वो आर्य अकलनाथा की फॉर्म नहीं है। लुजेंग पीटीआई नियाओ की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को अपनी जूमी रिंग में डाल देता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लुजेंग ने अपनी स्वॉर्ड को वापस क्यों डाल दिया, क्या लुजेंग हार मानने लगा है? तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि लुजेंग क्या हैंड टू हैंड फाइट करना चाहता है पीटीआई नियाओ के खिलाफ। लुयान भी इसको देख रही होती है और सोच रही होती है कि मेरा भाई तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अगर वो डायरेक्टली फाइट करना चाहता है तो मेरी तरफ गुड लक। तो फिर पीटीआई नियाओ लुजेंग की तरफ आ रहा होता है और लुजेंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते, फिर एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ पंचेस को थ्रो कर रहे होते हैं। एक पंच लुजेंग को लग रहा होता है, दूसरा पंच पीटीआई नियाओ को लग रहा होता है। तो एक अटैक में उन दोनों के फिस्ट एक दूसरे से टकराती हैं। ऐसे वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं और एक दूसरे को पंचेस थ्रो करते रहते हैं। तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि लुजेंग को एक और पंच पड़ा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मैं इसे नहीं देख सकता, अगर इनमें से कोई भी पंच मेरे ऊपर गिरा तो मुझे पता है कि मेरी जो हड्डियां हैं वो टूट जाएंगी। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि अगर ये चलता रहा तो मेरे को लगता है कि लुजेंग हार जाएगा, वो इतने टाइम तक मार नहीं खा सकता। तो लुयान भी सोच रही होती है कि नहीं, जो मेरे भाई के पंचेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पीटीआई नियाओ के 3-4 पंचेस के बराबर है और मेरे भाई को देख के लग रहा है कि वो जरा भी नहीं डर रहा है मार खाने से। फिर लुजेंग ऐसे पिटता रहता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो सोचता है कि ये और ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है जैसे जैसे मैं इसको मारता हूँ। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा था कि लुजेंग तो एक शील्ड है इंसान के रूप में और उसे कुछ डर नहीं लगता फाइट से। फिर लुजेंग पीटीआई नियाओ को बड़ी जोर से पंच मारता है और पीटीआई नियाओ पीछे की तरफ खिसक जाता है। पीटीआई नियाओ बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ओरिजिनली मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने सिर्फ बॉडी से तुम्हें सप्रेस कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में था और ऐसे ही कुछ भी सोच रहा था। फिर वो दोनों अपने हैंड्स को जोड़ता है और फिर आर्य अचलनाथ को एक्टिवेट कर देता है। वेल एक्चुअली वो आर्य अकलनाथ नहीं था, वो आर्य अचलनाथ था। अचलनाथ का मतलब होता है इमूवेबल, और ये बुद्धिज्म में एक विजडम किंग है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इस टाइम जो बुद्धा का स्टैच्यू वो थोड़ा डिफरेंट है और इस बार वो स्माइल कर रहा है और इसकी पावर भी डिफरेंट लग रही है हुआ टियानमिंग के केस से। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसको धर्मा बॉडी बोलते हैं जो कि पिछली वाले से कुछ ज्यादा पावरफुल है। फिर लुजेंग अपनी स्वॉर्ड को दोबारा निकाल लेता है। पीटीआई ने अपने हाथ को जोड़ के देख रहा होता है लुजेंग की तरफ और फिर अपने हाथों को खोल देता है, और जो आर्य अचलनाथ होता है वो लुजेंग को अपने हाथों से पकड़ने लग पड़ता है। लुजेंग डॉज करता है पीछे की तरफ कूद के, पर फिर पीटीआई ने अपने बाजू को उठाता है और जैसे जैसे वो अपने हाथों को चला रहा होता है वैसे वैसे आर्य अचलनाथ भी अपने हाथ को चला रहा होता है। आर्य अचलनाथ का पंच लुजेंग को लगता है और लुजेंग पीछे जाके गिरता है और अरेना में उसके गिरने से गड्ढा हो जाता है। फिर लुजेंग उससे बाहर निकलता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये ऐसे कंटिन्यू नहीं हो सकता, मेरे पास एनर्जी नहीं बची है। फिर आर्य अचलनाथ लुजेंग की तरफ फिर से अपने हाथ से अटैक करने लगा होता है, पर लुजेंग उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पीटीआई नियाओ की तरफ भेज देता है। उस स्वॉर्ड में से वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल जाती है और उस स्वॉर्ड को पकड़ के अटैक करने के लिए जा रही होती है। लुजेंग बोलता है कि डीमन नाइट तुम्हें अटैक करना है पीटीआई नियाओ की तरफ, और जैसे उस स्वॉर्ड स्पिरिट को ऑर्डर मिलता है वो एक टोर्नेडो में कन्वर्ट होकर पीटीआई नियाओ की तरफ जा रही होती है, वो बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से। इस अटैक के बारे में लुजेंग को भी कुछ पता नहीं होता और वो बोल रहा होता है कि ये कौन सा मूव है। अब पीटीआई नियाओ अपने हाथ को पकड़ने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता है और सेम फिर आर्य अचलनाथ भी करता है और उस मूव को अपने हाथ से पकड़ लेता है। पीटीआई नियाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि जो अटैक होता है वो उस स्वॉर्ड स्पिरिट का वो आर्य अचलनाथ के हाथ को कट कर देता है पीसेस में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि मैं लुजेंग से बड़ा ज्यादा जलता हूँ, अगर मेरे पास ऐसी स्वॉर्ड स्पिरिट होती तो मैं हर रोज उसकी तरफ देखता और उसे फाइट करने को नहीं बोलता। भाई तुम ठरकी है वो नहीं है, ठीक है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि मैं इससे जलता ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं तो इसको वर्शिप करना चाहता हूँ। ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है ये सिंपली गॉडेस है एक। भाई ये ठरकी है यार, तो ही तुम कामयाब नहीं हो रहे हो, डोंट बी अ सिम्प ब्रो। तो ऐसे डिस्पल्स अमेजिंग वाव करते रहते हैं। तो जो लुयान होती है वो सोच रही होती है कि मेरा भाई बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हुआ टियानमिंग भी सोच रहा होता है कि मेरे और लुजेंग के बीच में तो जो गैप है वो बहुत बड़ा है। जो स्वॉर्ड स्पिरिट का अटैक होता है वो उसके हाथ को आर्य अचलनाथ के हाथ को काट के बिल्कुल पीटीआई नियाओ के सामने आ जाता है। फिर हुआ टियानमिंग अपने हाथों को जोड़ लेता है और उसके
आंख में स्वास्तिक साइन आ जाता है, जो कि एक सिंबल है, हर जगह फेमस है, आपने देखा ही होगा। वो बोल रहे होते कि मैं मुश्किलों से सफर कर रहा हूँ, पर मुझे अपना दिल को अच्छा रखना है। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है इस दुनिया में, मैं हमेशा सही रास्ते पे चलूंगा। फिर जो स्वास्तिक सिंबल होता है उसकी आइज में, वो रोटेट करने लग पड़ता है और उसकी जो आइज होती है वो पूरी तरह से गोल्डन हो जाती है। जो आर्य अचलनाथ का हाथ होता है वो द्वारा रीजनरेट हो जाता है। फिर उसने अपने हाथ को जोड़ा होता है तो उनके बीच में जो होता है वो ग्रीन कलर की फायर अपेयर हो जाती है और उस फायर से एक लोटस अपेयर हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि ग्रीन फायर, मैं चाहता हूँ कि ये जो लोटस है ये इविल को खत्म कर दे और ये किसी भी तरह से पोल्यूट नहीं होनी चाहिए फायर। तुम्हें इस हेवन और इस वर्ल्ड को एंडलेस हेल में जला देना है। और वो फिर उस फायर को उस अटैक की तरफ शूट कर देता है स्वॉर्ड स्पिरिट की। उस फायर की वजह से जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट का अटैक होता है वो रुक जाता है और स्वॉर्ड स्पिरिट वापस लू ज़ेंग के पास आ जाती है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि जो डीमन नाइट का ओरा है वो लिमिटेड ही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो डीमन नाइट का ओरा है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो वो बोलता है कि डीमन नाइट वापस आ जाओ। फिर डीमन नाइट जो होती है वो लू ज़ेंग के पास वापस आ जाती है, पर जो फायर होती है वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक करने वाली होती है। जो रेफरी होते हैं वो सभी जाते हैं उस बैरियर के पास और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो आर्य अचलनाथ होता है वो अपने हाथ से एक फायर का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा होता है। एक रेफरी बोल रहा होता है कि जो फायर है बुद्धा की ये बड़ी ज्यादा यूनिक है, मैंने इस तरह की फायर और इस तरह के मार्शल आर्ट्स कहीं भी नहीं देखे हैं। ये जो अटैक है एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल कर पा रहा है, इसी वजह से जो है ये फ्लेम सिर्फ स्टेज के ऊपर ही कंसंट्रेटेड है, ये एक पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से जो फायर है ये स्टेज के बाहर नहीं जा रही है। जो लू ज़ेंग है वो बड़ा ज्यादा सफर करेगा इसकी वजह से। जो डिस्पर्स होते हैं वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इस फ्लेम को देखने से मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, कैसा लगेगा कि कोई इस फायर से बर्न होगा उसे तो हेल की फायर से बच पाएगा। तो लू यान भी फिर अपनी पावर को यूज करके उस बैरियर की तरफ जा रही होती है। तो रेफरी होते वो बोल रहे होते कि ये जो मैच है ये अभी ओवर नहीं हुआ है, तुम ऐसे स्टेज पे नहीं जा सकती हो। लू यान बड़े गुस्से से बोलती कि हटो मेरे रास्ते से। तो जो रेफरी होते वो बोलते कि रूल्स होते हैं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दे सकता स्टेज के ऊपर। फिर लू यान अपने इनिशिएट एनर्जी से कांटे क्रिएट कर देती है और रेफरी की तरफ भेजने लगी होती है। रेफरी बोलता है कि तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो ऐसा लग रहा है ये लड़की जो है जो कि मास्क में ये फाइट करना चाहती है, ये लड़की जाना चाहती है स्टेज के ऊपर लू ज़ेंग को सेव करने के लिए। क्या लू ज़ेंग से रिलेटेड है क्या ये लड़की? क्यों जो लड़कियां लू ज़ेंग की वो सभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये सेंस क्यों नहीं बनाता जरा भी। फिर लू यान उसकी तरफ अटैक करने वाली होती तब दूसरा रेफरी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग ठीक है पर ये गोल्डन कलर में शाइन क्यों कर रहा है, क्या इसने ऐसी फॉर्म को अचीव कर लिया जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर लू ज़ेंग बिल्कुल खड़ा होता है और उसे जो है लिश फायर होती है वो बर्न नहीं कर पा रही होती है। लू यान बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोल रही होती है ब्रदर। लू ज़ेंग उस सारी फायर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो पीटीएन होता है वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है। लू ज़ेंग उस सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी की तरफ देख रहा होता है। उसकी बॉडी ने एक्चुअली जो सारी फायर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने एक और स्पिरिट रेन को एक्वायर कर लिया है और उसकी जो बॉडी होती है वो हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन बन जाती है। एक्चुअली ये लिंक टायर था तो अब ये स्पिरिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहले जैसे कि मिडिल टायर में थी अब ये हाई टायर बन जाती है। पीटीएन अपने सिर को हिला देता है और बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि लू ज़ेंग यहाँ पे जीतता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है भाई पी की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे से जरा भी वीक नहीं है, इसलिए आप हारे क्योंकि मैं तुम्हारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को था उसको मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा था और कंट्रोल कर पा रहा था। तो पीटीएन बोलते कि हाँ मुझे पता है, मैं इस हार को इतने ज्यादा दिल पे नहीं ले रहा हूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे बुरा मान लूंगा इसके लिए तो मैं कैसे मार्शल आर्ट्स में पीक पे पहुंच पाऊंगा। वो बोलता है कांग्रेचुलेशन लू ज़ेंग। तो जो रेफरी होता है वो अनाउंस करने वाला होता है कि जो फाइनल्स है उसमें लू ज़ेंग फर्स्ट प्लेस पे है, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि एक इंसान आता है ऊपर से जल्दी से और बोल रहा होता है कि रुको मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पीटीएन भी ऊपर की तरफ देखता है और लू ज़ेंग भी ऊपर की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये अब कौन है। वो जो नया इंसान होता है वो ऊपर से आ रहा होता है अरेना की तरफ। लू ज़ेंग जोर से चिल्लाता है कि ध्यान से, और वो इंसान होता है वो अरेना में टकरा जाता है और फिर धुएं से बाहर आता है। फिर पीटीएन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि बड़े भाई क्या करते हो तुम। फिर हमें उस डिसिपल का नाम पता लगता है जिसका नाम होता है जोशुआ, जो कि सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे होता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये पागल कौन आ गया। तो दूसरा डिसिपल बोलता है ओए अपनी आवाज को नीचे रख, तुमने सुना नहीं पीटीएन ने इसको बड़ा भाई बोला अभी अभी, तो इसका मतलब क्या ये जोशुआ है। तो तीसरा डिसिपल बोलता है कि जोशुआ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था क्या। तो फिर हमें पता लगता है कि वो वही डिसिपल होता है जो नंबर 1 होता है किंग सेक्ट में। जो पीटीएन था वो 2nd नंबर पे था। सो गाइस चैप्टर नंबर 53 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक प्रीवियस चैप्टर में देखा था पीटीएन लू ज़ेंग से हार जाता है पर तभी एक इंसान ऊपर से आ जाता है और फिर हमें पता लगता है वो नंबर 1 डिसिपल होता है किंग सेक्ट का। तो चैप्टर नंबर 54 की स्टार्टिंग होती है। जोशुआ पीटीएन की तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि पीटीएन तुम इतने सैड मुंह को लेके क्यों खड़े हुए हो, क्या तुम हार गए हो। तो पीटीएन बोलता है हाँ जो मेरा ओपोनेंट
था वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए नेचुरल है कि मैं हार गया हूँ। तो फिर जोशुआ अपना हाथ उसके कंधे पे रखता है और बोलता है कि ये नॉर्मल सा बच्चा जो कि सिर्फ स्काई रेलम सेकंड स्टेज पे है, तुम इससे हार गए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? तो पीटीआई ने बोलते कि नहीं बड़े भाई, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ कंपटीशन है, इसमें क्या बदला लेने की बात कर रहे हो आप? तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि जोशुआ तुम अभी अभी क्लोज प्रैक्टिस से बाहर आ गए क्या? तो जोशुआ बोलता है हाँ मैं अभी अभी बाहर आया हूँ और मैं सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हूँ। तो जो रेफरी बोलता है अच्छा ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग अब तुम किंग सेक्ट को लीव कर सकते हो और मुझे अब फाइनल रैंकिंग को अनाउंस करने दो। तो जोशुआ बोल रहा था कि नहीं एल्डर, मुझे पार्टिसिपेट करने दो यार ऑल पीक कंपटीशन में, चाहे मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया तो इसका क्या मतलब, मेरा नाम था ऑल पीक कंपटीशन की लिस्ट में। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि करने दो, सिर्फ एक मैच की तो बात ही है, क्यों रोक रहे हो तुम इसे, हम भी देखना चाहते हैं इसका मैच। जोशुआ वैसे भी किंग सेक्ट का डिसिपल है तो उसको पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रहे हो? तो तीसरा डिस्पल बोलता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, सिर्फ एक मैच की तो बात है। तो जोशुआ बोलता है एल्डर देखो ये पीपल भी यही चाहते हैं कि मेरा मैच हो, क्या मैं मैच कर सकता हूँ? लूजंग भी जोशुआ की तरफ देख रहा होता है, तभी जोशुआ को पीछे से आवाज आती है, वो आवाज लुयान ने डाली होती है उसको। जोशुआ डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बोल रहे थे क्या तुम वही हो? तो लुयान बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा नाम लेने की? जोशुआ फिर से डर के बोलता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा पीपल है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और देखा था। तो लुयान बोल रही थी क्या तुम भूल गए हो जो शर्त तुमने मेरे से लगाई थी और तुम हार गए थे? तो फिर जोशुआ लुयान को बोलता है कि माय लेडी, वेल माय लेडी नोबल वुमेन्स को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। तो लुयान बोलती हाँ ये अच्छा एटीट्यूड था। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते क्या ये किसी की डॉटर है क्या जो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है? तो दूसरा डिस्पल बोलते नहीं ये पक्का लुयान होगी, क्योंकि जो जोशुआ था वो बेट को हार गया था तो ये शर्त लगाई थी कि इसको द लेडी करके बोलना पड़ेगा लुयान को। तो तीसरा डिस्पल बोलते है कि लुयान अभी प्यूगेटरी माउंटेन में नहीं होनी चाहिए थी क्या? लुयान बोल रही होती कि अगर तुम लुजंग से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ स्पोर्ट्समैनशिप में फाइट करना चाहिए, तुम अपनी की को यूज नहीं कर सकते क्योंकि तुम सेलेस्टियल रेलम 6 स्टेज पे हो। अगर तुम अपनी पावर को और अपनी की को यूज करोगे तो वेल ऑब्वियसली तुम जीत जाओगे। तो जो रेफरी होते हैं वो बोलते है ये सही आइडिया जोशुआ, तुम भी स्वॉर्ड को यूज करते हो तो ये फेयर कंपटीशन होगा स्वॉर्डमैन के बीच में ही। तो जोशुआ बोलते कि स्वॉर्डमैनशिप ठीक है, वैसे भी फाइनल मैच है तो हम स्वॉर्डमैनशिप में क्यों नहीं कर लेते इसको, और मैं अपनी की को यूज नहीं करूंगा और फिर तुम मेरे को ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने एक बच्चे को डराया है। तो लुजंग बोलते कि ये सिर्फ स्वॉर्डमैनशिप की बात है तो मैं भी नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को डरा रहे हो या कुछ। तो जोशुआ बोलते चलो ठीक है फाइट करते हैं। अब वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते कि ये इतना ज्यादा पावरफुल डिस्पल पर ये अभी भी जुआन टायर वेपन को क्यों यूज कर रहा है, ये पक्का ही हार जाएगा यहाँ पे। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें नहीं पता इसके पास एक इमोर्टल टायर वेपन था कि लुयान से हार गया था बैट की वजह से। तो डिस्पल्स की बात को सुन के जोशुआ थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने फिर से छूट जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ये सही टाइम है, इससे मैं पक्का पता लगा सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ स्पोर्ट्समैनशिप में, क्योंकि जो मेरा ओपोनेंट है वो किंग सेक्ट का नंबर 1 है। फिर लुजंग बोलता आ जाओ, वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ता है। जोशुआ बोल रहे होते क्या तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करने लगे हो मेरे खिलाफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे को नीचे दिखा रहे हो, मैं रिजेक्ट करता हूँ इस मैच को अगर तुम बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करोगे तो। लुजंग बोलता अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तुम हार मान सकते हो। जोशुआ बोलता हार मानना, बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हो और मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, और अगर मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा इस मैच में तो मैं तुम्हें गॉडफादर बोलूंगा। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि इस बंदे ने फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली जैसे इसने लुयान के केस में मारी थी, कि इसने पुराने मैचेस को नहीं देखा था, अगर देखा होता तो इसे पता लगता कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तीसरा डिस्पल बोलता है कि जोशुआ तो फायर के साथ खेल रहा है। तो लुजंग बोलता है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर लुजंग वहां से जल्दी से अटैक करने के लिए आ जाता है जोशुआ की तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेके। जोशुआ बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है इसे देख के, वो ऐसे पूरा झुक के डोज करता है और बोलता है ये तो बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। उसके फिर से पसीने छूट जाते हैं। लुजंग स्लाइस करता है और वो ऐसे झुका होता है, फिर लुजंग दोबारा स्लाइस करता है तो जोशुआ कूद के डोज कर लेता है उसे। लुजंग बेसिक टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है पर उसकी वजह से बड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है जोशुआ को। जोशुआ अटैक करने लगा होता है लुजंग की तरफ, लुजंग उसकी स्वॉर्ड को मार के उसको साइड में कर लेता है। जोशुआ चिल्लाता है बोलता है कि रेफरी रुको, ओए रेफरी कहाँ गए आप, लुजंग चीटिंग कर रहा है, ये बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स नहीं है। तो रेफरी बोलता है कि रूल ये नहीं था कि कोई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा या पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज करेगा, रूल ये था कि जेन्युइन की को यूज नहीं करना है। स्वॉर्डमैनशिप तो कोई कौन सी भी तरह से यूज कर सकता है, तो तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो और फाइट करो। जोशुआ अपने मुंह को बंद कर लेता है। लुजंग बोलता है कि मैंने ये नहीं बोला था कि मैं बेसिक टेक्निक्स को यूज करूंगा, वो तुमने बोला था कि मैं बेसिक
स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर रेफरी बोलता है कि मैच को कंटिन्यू करो। जोशुआ चुप ही होता है, फिर लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लग पड़ा होता है। जोशुआ बोलता है कि ये बदतमीज बच्चा रुक क्यों नहीं रहा है। लूजेंग उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है, पर जोशुआ बच जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जोशुआ ने अपने स्वॉर्ड को पीछे कर लिया, क्या ये अब लूजेंग को गॉडफादर बोल लेगा। वेल इसके पास कोई चॉइस भी नहीं है, इसने प्रॉमिस किए इतने लोगों के सामने। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से लूजेंग को गॉडफादर बोलो, बोलो लूजेंग को गॉडफादर। और फिर जोशुआ के पसीने छूट जाते हैं। वेल इसने खुद ही अपने हाथों से ही इस अपने लिए गड्ढा खोदा हुआ था। लूजेंग भी हंस रहा होता है इसे देख के। फिर जोशुआ कामते कामते लूजेंग को गॉडफादर बोल ही देता है। इसको सुन के लुयान हंसने लग पड़ती है। वो भी सोच रही होती है कि मेरे को ये माय लेडी बोलता है और मेरे भाई को गॉडफादर। फिर सारे डिस्पल भी हंसने लग पड़ते हैं। जोशुआ बोलता है हाँ मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। तो जोशुआ बोलता है क्या तुम मेरे से दोबारा फाइट करना चाहते हो, और इस बार मैं सीरियसली फाइट करूंगा। तो तुम्हारे पास हिम्मत है। जो तुम्हारी बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स थी वो कुछ ज्यादा अजीब है, पर हर बार जो मोस्ट इनविंसिबल स्वॉर्डमैनशिप होती है वो बेसिक ही नहीं होती है, तुम्हें स्ट्रोक अटैक भी करने पड़ते हैं। मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्वॉर्डमैनशिप को यहाँ पे यूज करूंगा तुम्हारे बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स को रोकने के लिए। फिर वो लूजेंग की तरफ बढ़ ज्यादा स्वॉर्ड के स्लैशेस को भेज देता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये टेक्निक तो बढ़ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तोड़ने के लिए। तो लूजेंग फिर अपना नॉर्मल स्टांस क्रिएट करता है स्वॉर्ड से और उन सभी को रोक लेता है। लुयान भी थोड़ी टेंशन में हो जाती है, क्योंकि जोशुआ जो अटैक कर रहा होता है लूजेंग की तरफ, उसकी वजह से लूजेंग बिल्कुल ही अरेना की एज तक पहुंचने वाला होता है। जोशुआ बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का, तुम यहाँ पे हार ही जाओगे। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है कि इनके रैलम के बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए लूजेंग जो है वो नहीं देख सकता कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप में क्या वीकनेस है जोशुआ की स्वॉर्डमैनशिप में। लूजेंग भी सोच रहा होता है कि मैं अगर डिफेंड ही करता रहूंगा तो मैं यहाँ पे इसे रोक नहीं पाऊंगा, क्या मैं हारने वाला हूँ। पर जोशुआ के बार बार अटैक करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। जोशुआ अपनी स्वॉर्ड को उठा के देख रहा होता है और वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लुयान हंस रही होती है और जोशुआ उसकी तरफ देखता है बड़ा ज्यादा गुस्से से। वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और बोलता है कि एल्डर क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दोगे। तो जो रेफरी होता है वो बोल रहा था कि मेरे पास स्वॉर्ड नहीं और मैं स्वॉर्ड यूज भी नहीं करता हूँ। तो जोशुआ फिर बोलता है कि क्या तुम डिसिपल्स में से कोई मुझे अपनी स्वॉर्ड देगा। वो सभी डिसिपल्स नहीं देखते उसकी तरफ और चुपचाप नीचे देख रहे होते हैं। वो उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाना चाह रहे होते हैं। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं तुम सभी का बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया होता तो मुझे पता था कि तुम मेरे को ऐसे नहीं भूलते। मैं किसी दिन क्यूंगिन सेक्ट का एल्डर बनूंगा, मैं तुम सभी से बदला लूंगा, देख लेना। लुयान बड़ी ज्यादा हंस रही होती है। जोशुआ कांपते कांपते बोलता है कि माय लेडी क्या तुम मुझे मेरी क्लाउड स्वॉर्ड दोगे। लुयान बोलती कि तुम्हारी स्वॉर्ड। जोशुआ फिर बोलते हैं नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, जो क्लाउड स्वॉर्ड मैं हार गया था तुमसे, क्या तुम मुझे उसे अभी थोड़ी देर के लिए फाइट करने के लिए दे सकते हो, बस कुछ मिनटों की बात है। लुयान मना कर देती है। तो जोशुआ बोलता है अरे यार सुनो तो सही। लूजेंग बोलता है कि यान दे दो थोड़ी देर के लिए, अगर ऐसा होगा तो ये अपनी फिर लॉस के लिए कोई भी बहाना नहीं मार सकता है। लुयान बोलती है ठीक है। फिर लुयान उस क्लाउड स्वॉर्ड को जोशुआ को दे देती है। जोशुआ हंस रहा होता है, फिर अपनी स्वॉर्ड को टच करता है और उसे यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से बड़े ज्यादा स्लैशेस यहाँ वहाँ जा रहे होते हैं। वो बोल रहा होता है कि अब मेरे पास अपनी क्लाउड स्वॉर्ड आ गई है, तो लूजेंग अब तुम मेरे अटैक्स को नहीं झेल पाओगे, अब तुम यहाँ पे हार जाओगे। फिर वो लूजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है दोबारा। तो लूजेंग उन्हें ब्लॉक कर रहा होता। जोशुआ बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि तुमने मेरी टेक्निक को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे जैसे तुमने लुयान को बोला स्वॉर्ड देने के लिए, पर तुम दोबारा सेम ही तरीके से मेरे अटैक्स को रोक रहे हो। ये तो बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। ये तो बस एक मैटर ऑफ टाइम है जब तुम हार जाओगे, तुम्हें बस डिफीट एडमिट कर लेनी चाहिए। लुयान बोल रही थी कि नहीं ब्रदर। लुयान बोल रही थी कि मेरा भाई तो एज के ऊपर फोर्स होता जा रहा है। लुजेंग स्टेप्स को काउंट कर रहा होता है, 50 स्टेप्स, 100, 150 एंड ऐसे जो स्टेप्स को वो कंटिन्यू काउंट कर रहा होता है, जो कि जोशुआ उसकी तरफ कर रहा होता है। लुजेंग पीछे की तरफ पुश हो रहा होता है और ऐसे वो अटैक्स को काउंट करता रहता है। 195, 197। लुजेंग बिल्कुल स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। फिर जोशुआ अटैक करने लगा होता है लुजेंग की तरफ और बोलता है कि लुजेंग अब तुम स्टेज से उतर ही जाओगे, अब ये एंड है। फिर लुजेंग भी अटैक करने लग पड़ता है। वो बिल्कुल सही तरीके से काउंटर कर रहा होता है जोशुआ के अटैक्स को। फिर लुजेंग काउंटर करने लग पड़ता है जोशुआ के अटैक्स को। जोशुआ सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा लुजेंग और अपने बीच में। फिर लुजेंग उल्टा जोशुआ के पीछे पड़ जाता है और जोशुआ पीछे पीछे जा रहा होता है। जोशुआ सोच रहा होता है कि मैं अपने बिना की के ऐसे तो मैं डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। फिर जोशुआ स्टेज के एंड तक पहुंच जाता है। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते कि ये सिचुएशन तो लुजेंग ने पलट ही दी है, कि लुजेंग जोशुआ को स्वॉर्डमैनशिप में हरा देगा। ये मैच बड़ा ज्यादा अच्छा था देखने के लिए। मुझे पता था जो लुजेंग है वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है जब भी वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करता है। लुयान भी इस फाइट को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही होती है। लुजेंग बड़े ज्यादा आसान तरीके से जोशुआ के अटैक्स को रोक रहा होता है। जोशुआ रुक के फिर से बोलता है क्या तुम मुझे एक अटैक तो करने दो यार प्लीज। लुजेंग अपने सिर को हिला के बोलता है नहीं। फिर जोशुआ बोलता है ठीक है, अगर तुम ऐसे चाहते हो तो तुमने मेरे को कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, अब मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़
पकड़ता दोनों हाथों से और एक डाउनवर्ड स्लैश करता है जिसका नाम होता है माउंटेन क्रैकर। लुजेंग भी अपनी स्वॉर्ड से सिंपल फ्रंट की तरफ थ्रस्ट करता है और जो उसकी स्वॉर्ड की टिप होती है और जोशुआ के ब्लेड की जो साइड होती है वो टकराती है और जो जोशुआ की स्वॉर्ड होती है वो उड़ के साइड में गिर जाती है और लुजेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके पेट के पास होती है। जोशुआ नहीं मान रहा होता और बोल रहा होता है ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। लुजेंग बोलता तुम यहाँ पे हारते हो। जोशुआ बोलता है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ इस फाइट से, तुम मेरे को नहीं हरा सकते। रेफरी बोलता है कि जोशुआ बकवास करना बंद कर, तू हार गया, अब क्यों बकवास कर रहा है। जोशुआ बोलता है कि मैं इस डिबेट को मान ही नहीं सकता, अगर मैंने की को यूज किया होता तो मैं इसे 3 मूव्स में हरा देता। हाँ सिर्फ 3 मूव्स। लुजेंग बोलता है मैं मानता हूँ यार तुम्हारी की जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम क्या सोच रहे हो कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं होऊंगा अगर मैं अपने रैलम को इंक्रीज करूंगा तो। फिर रेफरी अनाउंस कर देता है जो फर्स्ट प्लेस है क्योंकि सेक्ट में वो लुजेंग है, तो जो डिस्पल्स होते हैं वो खुशी से नाच पड़ते हैं। सो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लुजेंग जोशुआ को हरा देता है और रेफरी अनाउंस कर देता है कि लुजेंग है इस साल के कंपटीशन का नंबर 1। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो नाच पड़ते हैं खुशी से। तो चैप्टर नंबर 55 की स्टार्टिंग होती है। जो रेफरी होता है वो बोलता है कि लुजेंग मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं और हुआ टैनमिंग और पीटियानी आओ, तुम भी मेरे साथ आओ। वो अपने पत्ते को आगे रख देता है पर तुम्हारे जो कपड़े हैं वो अच्छे नहीं है मास्टर को देखने के लिए, तुम्हें पहले अपने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। फिर लुजेंग अपने क्लोथ्स को चेंज करके उस पत्ते पे चला जाता है मास्टर को मिलने के लिए। वेल वो पैट्रियार्च की बात हो रही है। लुयान हंसते हुए बोल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं पार्ट लिया मास्टर से मिलने के लिए। तो जोशुआ बोल रहा होता कि किसे पता, मास्टर की पर्सनैलिटी ऐसी ही है, वो मुझे मिलना नहीं चाहते हैं और मैं अलाउड भी नहीं हूं उनसे मिलने के लिए। फिर लुयान हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें किसने बोला था कि जब तुम पिछली बार गए थे तो तुम सो जाओ, तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था क्योंकि तुम सो गए थे रास्ते में। जोशुआ के पास कुछ नहीं होता और वो बोल रहा है अरे यार। फिर लुजेंग और ह्यू टैनमिंग और पीटियानी चल पड़ते हैं पैट्रियार्च की तरफ और जैसे वो एंटर करते हैं उस मेन बिल्डिंग में जहाँ पे लिखा होता है क्विंगन पैलेस, तो उसे पैट्रियार्च दिखा देता है। वो सभी ग्रीट करते हैं पैट्रियार्च को। पैट्रियार्च बोल रहा था कि लुजेंग जो भी फर्स्ट प्लेस पे आता है उसे एक मैजिकल आइटम देते हैं हम, तो तुम्हें एक आइटम को चूज करना है जो कि तुम्हें अभी चाहिए। लुजेंग खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अच्छा होगा, अब मैं अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को भी एक मैजिकल आइटम दे सकता हूँ। फिर जो मेंबर्स होते हैं क्विंगन सेक्ट के वो डिफरेंट बॉक्सेस को ले आते हैं जिसमें बड़े ज्यादा मैजिकल वेपन्स होते हैं। वो अटेंडिंग भी देख रहा होता है उन वेपन्स को। लुजेंग देखने लग पड़ता है सभी स्वॉर्ड्स को और बोल रहा होता है कि मुझे एक वेपन चूज करना है इनमें से, यहाँ पे सब मिड लेवल वेपन्स ही हैं। फिर वो एक स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि ग्रीन कलर की स्वॉर्ड होती है। वो सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड तो है जिसके पास सोल को हील करने की पावर है, पर ये बुरा है, ये मेरे को सूट नहीं करती है। फिर लुजेंग दूसरी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को देखता है। लुजेंग बोलता है कि ये स्वॉर्ड उनको सूट करती है जो सिर्फ अपनी ताकत पे रिलाई करते हैं और स्वॉर्डमैनशिप पे कोई रिलाई नहीं करते हैं, और ये बुरी बात भी है कि ये बड़ी ज्यादा हैवी है। फिर लुजेंग दूसरी स्वॉर्ड की तरफ देखता है जो कि रेड कलर की होती है और उससे मर्डरस की रिलीज हो रही होती है। लुजेंग बोलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम क्या है। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे पता था तुम इसमें इंटरेस्टेड होगे, इस स्वॉर्ड का नाम है ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड। लुजेंग बोल रहा था कि ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड, ये बड़ा ज्यादा अच्छा नाम है। पैट्रियार्च बोलता है कि मैंने गैस किया था कि तुम इस स्वॉर्ड को चूज करोगे, पर तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा क्योंकि जो स्वॉर्ड है ये सिर्फ मारने के लिए बनाई गई है, तुम्हें इसको यूज करने से बड़ा ज्यादा हैवी प्राइस को पे करना पड़ेगा, तो तुम ध्यान से सोच लो कि तुमने ये स्वॉर्ड लेनी है कि नहीं। वो अटेंडिंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पैट्रियार्च को नहीं पता था कि लुजेंग स्लोटरिंग स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। मुझे पता है ये एबल होगा इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए क्योंकि ये इविल हो रहा है, इसका कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ये आगे इतने ज्यादा डेंजरस स्वॉर्ड माउंटेन पे गया था। लुजेंग स्माइल करके बोलता है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मास्टर, मेरी यही चॉइस रहेगी, मैं इसी स्वॉर्ड को लेना चाहता हूँ। तो पैट्रियार्च बोलता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जो ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड है ये अब तुम्हारी हुई। फिर लुजेंग उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और जो बाकी की स्वॉर्ड्स होती हैं वो मेंबर्स उनको लेके चल पड़ते हैं। हुआ टैनमिंग सोच रहा था ऐसे चले गए, मेरे को भी एक स्वॉर्ड चाहिए थी। लुजेंग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और अपने जूमी रिंग में डाल लेता है। लुजेंग वापस अपने स्पोर्ट पे चला जाता है और जो पैट्रियार्च होता है वो बोल रहा होता है अब सेकंड प्राइज की बात करते हैं, ये लो किंग जू पील। लुजेंग सोच रहा होता है कि अगर कोई बंदा सेलेस्टियल एरा में एंटर हो जाता है तो उसके बाद में ब्रेक थ्रू करना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर अगर तुम्हारे पास किंग जू पील है तो तुम इस चैलेंज को बाईपास कर सकते हो। ये बड़ा ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको पाना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। पीटीएन भी सोच रहा लुजेंग के लिए अभी ये वेस्ट है जरा भी, क्योंकि ये अभी बड़ा ज्यादा फर्क है इसको वहां तक पहुंचने के लिए। पैट्रियार्च बोल रहा होता है कि मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ क्विंगन रोड के बारे में। तो लुजेंग हुआ टैनमिंग और पीटीएन ध्यान से सुन रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोल रहा होता है तुम इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्विंगन रोड है जो कि ईस्टर्न रीजन से स्प्रेड होता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज्यादा पावरफुल है बाकी लोगों के मुताबिक जो सेम लेवल पे होते हैं, तो मुझे पता है तुम अच्छे रिजल्ट्स को पा पाओगे। हुआ टैनमिंग
एटेनियम बोलता है कि मास्टर क्या तुम्हें बता सकते कि क्यूंगिन रोड क्या है एक्चुअल में। तो जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है कि जो क्यूंगिन रोड है वो एक काइंड ऑफ ट्रायल है, उसे रोड ऑफ एंडेवर भी बोलते हैं। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम एक क्लाउड होल के मेंबर बन जाओगे। अगर तुम एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे इस ट्रायल में तो तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो बिल्कुल सेम एम्परर की तरह होगा जो कि इस डायनेस्टी का है, इस एरिया का है। तो ध्यान से सोचो, अगर तुम इस फीट को पा पाओगे तो तुम बिल्कुल एक एम्परर की तरह होगे। लुजंग सोच रहा होता है एम्परर, वो भी इस डायनेस्टी का। फिर वो अपनी इंस्ट्रक्टर के बारे में सोचता है। लुजंग पूरी तरह से डिटरमाइन होकर बोलता है, लुजंग बोलता है पैट्रियार्च मैं भी इस ट्रायल में पार्ट नहीं ले सकता हूँ, मुझे एक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है डील करने के लिए। पैट्रियार्च बोलता है कि मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा अच्छे हो, तुमने अभी तक अपने इंस्ट्रक्टर को नहीं भूला है, पर अभी तुम्हें जो करना है वो सिर्फ कल्टीवेट करना है, तुम उसे बचा सकते हो अगर तुम इस ट्रायल में पार्ट लोगे तो। लुजंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सू लिंग्यून है वो एक ट्यूटर है क्यूंगिन सेक्ट की, मैं उसे बचा के रखूंगा। तुम्हें तैयारी करनी है नेक्स्ट ट्रायल के लिए जो नेक्स्ट मंथ में होगा। फिर लुजंग ड्रिजल पीक में चला जाता है और वहाँ पे टेबल पे हाथ रख के सोच रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है इंस्ट्रक्टर सू मैं पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर लुजंग बाहर आता है और उसे जाओजियान और मोकैन और वूजियन दिखाई देता है। जाओजियान बोल रहे थे कि लुजंग तुम फाइनली आ गए हो, देखो लुजंग ये जो ड्रिजल पीक है ये काफी चेंज हो गया है, यहाँ पे बड़ा ज्यादा सीक्रेट रेलम्स हैं जिसमें हम कल्टीवेट कर सकते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ लुजंग। तो वहाँ पे टॉप में ड्रिजल पीक का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुजंग और लुयान खड़ी होती है, वो दोनों एक साथ होते हैं। लुयान सोच रही होती है कि मैं अब दोबारा मेरे को प्यूगेटरी माउंटेन में जाना पड़ेगा एक मंथ के अंदर, पर मैं अभी बड़ा ज्यादा खुश हूँ। फिर एकदम से हवाएं चलने लग पड़ती हैं और जो बादल होते हैं वो इकट्ठे होने लग पड़ते हैं और आसमान एकदम से चेंज होता है और आसमान में एक फेस दिखाई देता है सभी को, और जो फेस होता है वो लुयान की तरफ देख रहा होता है, जो डिस्पल्स होते हैं क्यूंगिन सेक्ट के उनकी तरफ देख रहा होता है। पैट्रियार्च और सभी डिस्पल्स जो होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। लुजंग बोल रहे होते हैं ये की चीज है, ये तो हेवन और अर्थ की विजन है। तो जो डिस्पल्स होते हैं कई वो नीचे झुक के प्रे करने लग पड़ते हैं। वो अटेनियम बोलता है कि तुम वर्शिप क्यों कर रहे हो, ये कोई भगवान नहीं है, ये पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसने जो अपनी एनर्जी है वो स्काई में भेजी है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जो फेस होता है वो आसमान में वो चिल्लाता है और बोलता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान, जो कि वेल पैट्रियार्च को बोल रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि पैट्रियार्च को क्यों आवाजें डाल रहा है, वो फेस बार बार चिल्ला रहा होता है कि बाहर निकलो शी जिंगचियान। लुयान कहाँ पे है, वो तो प्यूगेटरी माउंटेन में कल्टीवेट नहीं कर रही है, तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ माउंटेन में इन दिनों में। पैट्रियार्च उसके प्रेशर से थोड़ा सा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, वो बोल नहीं पा रहा होता है। लुजंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के।